आज आप मैथ डिजिटल हब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, आज आप मैथ डिजिटल हब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम MDH, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ा जाएगा। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा और इसमें कुछ बेसिक बताया जाएगा आपको, और वो भी आप 11th या उसके बाद 12 अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है, आपके लिए ये यूजफुल होगा, इसको आप देख सकते हो। आइए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सपोज दैट आपके पास एक एक्सप्रेशन ऐसा लिख के मिल जाए x² + 9। अब इसमें तो आप ये सोचोगे कि x की डिफरेंट वैल्यूज होगी तो रिजल्ट डिफरेंट मिलने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से तो आपने सोच लिया कि x की डिफरेंट वैल्यूज होगी, मीन x बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर क्यों? रियल नंबर में सभी नंबर आपके इंक्लूडेड होते हैं, अब तक जितने नंबर आपने पढ़ा। तो x की वैल्यूज किसी भी वैल्यूज के लिए आपके डिफरेंट वैल्यू मिलने लगेगी। लेकिन मैंने इसी बात को अगर कह दिया कि x² + 9 = 0, तो अब आपसे पूछा जाए कि क्या ऐसी कोई x की वैल्यू है जिसके लिए x² + 9 मीन 9 में वो वैल्यू ऐड किया जाए तो 0 आ जाए। तो आप कहोगे x² की वैल्यू -9 हो सकती है, बट x² कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जैसा आप लोग जानते हो कि x² ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अभी हमने कहा कि x² की वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो -9 होनी चाहिए। अगर 9 -9 हो जाए तो 0 हो सकता है, तब इस रिजल्ट को सेटिस्फाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इससे आपको ये मिला, आप एक इमेजिन कर रहे हो कि x² की वैल्यू -9 हो सकती है। आपने इमेजिन किया इससे कि x² की वैल्यू -9 हो सकती है। तो अब इस वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, और इसको कैसे यूज करेंगे? अब हमने कहा कि चलिए भाई x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो √-9 हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट में होगा तो ये प्लस माइनस हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस नोट कर लेते हैं, ऐसे नोट कर लेते हैं x की वैल्यू यानी +-अंडर रूट। अब इसको भी सॉल्व किया जाए तो इसको आप ये देख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हैं +-√-1 इंटू 9। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि √AB ऐसे लिखा होता है बच्चा, तो √A भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम लोग इसको आज ऐसे यूज कर लेते हैं कि √-1 हो गया, √9 हो गया, प्लस माइनस √-1 यहाँ तो कुछ हम नहीं कर सकते, इसको ऐसे लेकिन √9 का 3 होता है, तो ये +-3 और √-1। अब हम बार बार √-1 लिखते रहे तो ये तो उचित नहीं होगा। तो हमने इमेजिन किया था, इसलिए इसको आई ही लिख देते हैं, यानी x की वैल्यू +-3i होगा। तो आई किसको आपने लिखा? फिर से आप ध्यान दीजिए कि आई आपने उस वैल्यू को लिखा था जिससे कि आई √-1 हो गया। इस तरीके से i = √-1। तो इस i को क्या कहते हैं? i को आयोटा कहते हैं। ठीक है ना? i को आप आयोटा कहोगे, या आप ये कहोगे इमेजिनरी यूनिट। i को आप इमेजिनरी यूनिट्स आप ऐसा बोल सकते हो, इमेजिनरी यूनिट्स। तो ये आप बोलोगे आई को आयोटा या इमेजिनरी यूनिट। तो आप आयोटा ही बोलिएगा या आई ही बोलिएगा, सिंपल सा, तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से √-1 को मैंने बोला आई। अब आप देखिए √-1 को, जैसे i = √-1 हो गया। अगर इसको स्क्वायरिंग बोर्ड डिसाइड किया जाए, करके देख लेते हैं। देखिए i², अगर इस साइड स्क्वायर किया इधर भी तो स्क्वायर होगा, ये -1 होगा। अब दोनों में मैं कहूँ आपसे कि i से मल्टीपल कर लो,
देखिए आई ये है, आई क्यूब हो जाएगा, और इस साइड अगर आई से मल्टीपल किया तो माइनस आई हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे आई स्क्वायर को मैंने ये नोट किया है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है यहाँ पर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो आई तो ये 4 हो जाएगा, और इधर -1 है। देखिए -1 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आप देख रहे हो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि एक बार और हम आई से मल्टीपल कर लें, तो यहाँ पर i4 है, अगर मैंने i5 लिखा तो आपने यहाँ पर लिखा i। ठीक है, इस तरीके से आपने इस नंबर्स को डाल दिया। तो i की ये डिफरेंट वैल्यूज हो गई। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर i के 6 की बात कर लेते हैं। i6 क्या होगा, देखिए i6 क्या होगा, इसके लिए तो मुझे यही i5 इक्वल टू आई गिवन था, i5 इक्वल टू आई ये गिवन था। अगर मैं i5 में i का मल्टीपल कर दूं तो i6 हो जाएगा, और इस साइड i का स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर i6 दोनों इक्वल होते हैं, देखिए आई स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसी को मैं i6 भी लिख सकता हूँ, यानी आई स्क्वायर i6 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऐसे ही आप अगर एक बार और i मल्टीपल कर दो तो i7 हो जाएगा, i7। तो ये कंटिन्यू आप इस तरीके से वैल्यूज लिखते जा रहे हो। ऐसे आप देखिए i⁸ 8 ये, और दिस को i⁹ 9। उसके बाद फिर से आपका इसमें सभी वैल्यू ऐसे कंसेक्यूटिव इंक्रीज होती चले, और ये इसी सीक्वेंस में -1 -i 1i इस तरीके से आपके पास आता जाएगा। तो क्या देखा आपने, ये सपोज कीजिए आप i⁻10 लिखते हो, देखिए i⁻10 लिखोगे तो भी -1 आएगा। अब इस सब पे अगर आप ये सोचना चाहो कैसे होता है, तो देखिए i⁻ आपने 10 लिखा 10, तो मैं ये देखता हूँ कि i⁻10 है, i⁻10 को यहाँ से किसी भी एक लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी तो मैं सिंपल सा ये लिख लेता हूँ कि 2 5 जा 10 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 5, तो -1 की ऑड पावर होगी तो -1 आएगा, इसीलिए देखो -1 है, इसी पर मैंने i10 लिख दिया। ऐसे i11 करेंगे तो जस्ट इसके बाद का नंबर आएगा, i12 करेंगे तो इसके बाद का नंबर आएगा, i13 किया तो इसके बाद का नंबर। इस तरीके से आप कंटिन्यूअसली ये सब आप नोट करते चले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि जो भी नंबर्स 4 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, उसका रिजल्ट आपके पास क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप इसको देखो, i4 1, i8 1, i12, तो आप यहाँ पर एक रिजल्ट ये लिखो कि i⁻4m। अच्छा m क्या होगा, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स आप लिख सकते हो, ठीक है, या आप ये बोल दो कि नेचुरल नंबर्स आपका होता है, ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर्स आप बोल सकते हो यहाँ पर। तो सॉरी, मीन m की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे आप बोल सकते हो, तो मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और m बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसा आप डाल दो। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने लिखा कि आई एम बिलोंग नेचुरल। अच्छा इस देखिए यहाँ पर अगर इसी में मैंने एक बार और आई, जैसे 4 है 5 किया, 8 है तो 9 किया, 12 है 13, यानी 1 ऐड कर लिया, तो आई की पावर 4m प्लस 1, इसमें 1 ऐड किया तो ये आई आ जाता है वापस, ये आई वापस आ गया, यानी ये वाला स्टेप्स हो गया। अब i5 के बाद i6 यहाँ पर है, देखिए तो यहाँ पर i⁻4m+2 अगर नोट किया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए i6 वाले स्टेप में ये -1 आना शुरू हुआ, तो मैं इसको लिखूंगा -1, और इसी तरीके से 4m+3 नोट होगा तो ये आपके पास ये i7 होगा, मीन -i। तो ये आपके पास एक रिजल्ट हुआ, एक फार्मूला हो गया, इसको आप याद कर लो, इससे हम लोग बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मीन i⁻4m, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स,
इससे मैंने नोट किया। अब देखिए आप सपोज कीजिए आपके पास आई की पावर किसी ने कह दिया 28 है, तो आप कहोगे ठीक है आई की पावर 28 का मतलब हुआ 4 से बन जा 28, और इसको लिखोगे 4m। देखिए m तो ये हो गया आपके पास, तो 4m के फॉर्म में हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट सपोज कीजिए आपके पास आई की पावर 29 हो जाए, तो आप इसको ऐसे लिखोगे बेटा आई की पावर 29 मतलब 4 7 जा 28 प्लस 1, ये लिखोगे 4 7 जा 28 प्लस 1। देखिए 4m प्लस 1 इस फॉर्म में आ गया, 4m ऐसे तो आ गया। देखिए इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, आई की पावर 4m प्लस 1। तो ये अलग बात है कि m की वैल्यू इस समय 7 हो रही है, तो ठीक है m की कोई वैल्यू हो जाए उससे फर्क नहीं है, ठीक है कोई वैल्यू जाए, लेकिन 4m प्लस 1 और प्लस 1 के फॉर्म में ये वाला स्टेप है जिसकी वैल्यू आई होती है, तो इसका आंसर हमें लोग क्या लिखेंगे, आई हो जाएगा। यानी आई की वैल्यू आई की पावर 29 है, तो ये आई हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसका भी आंसर लिखा। तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हो, कोई भी नंबर हो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात आप लोग ध्यान दो यहाँ पर, ये जैसे मैंने 4m लिखा, 4m प्लस 1 लिखा, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3, ये आप देख रहे हो ये जो फार्मूला मैंने बनाया था, फार्मूला तो यहाँ पूरा कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें देखिए ये इस स्टेप्स को आप देखिए 4m m प्लस 1 4m प्लस 2 4m, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे ऐड किए जाएं जैसे 1 i माइनस 1 माइनस है, तो i माइनस आई के साथ 1 माइनस 1 साथ कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इससे आपके पास एक रिजल्ट मिला कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर हैं i के साथ और उनका सम किया जाए तो क्या मिल जाएगा आपके पास, रिजल्ट 0 मिल जाएगा। तो इससे आपने एक फार्मूला निकाल दिया, और इस फार्मूले को मैं ऐसे नोट कर लेता हूँ कि i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3। देखिए कंटिन्यू आप कोई भी लिख लो तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। ये याद रखना। तो इस तरीके से आप इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने बोला था i की पावर 4m होगा, तो देखिए 4m प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखा, यानी 3 से ज़्यादा मुझे नहीं लिखना है। अगर 3 से ज़्यादा आ गया तो ये इसमें m वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी नंबर लिख दूँ, सपोज कीजिए i की पावर 30, तो 30 को मैं देखिए 30 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 4 7 जा 28 प्लस 2, तो इस तरीके से लिख दो, ये बेहतर होगा। लेकिन आप अगर इसी को ऐसे कहो 4 6 जा, ठीक है 24 प्लस 6, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो ठीक है, ये 6 मैं ये नहीं कहता कि गलत है, आई की पावर 4 इंटू 6 प्लस 6, तो ये 4m प्लस समथिंग है। तो इसमें क्या होगा कि आपको वो पावर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यानी इस स्टेप को 2 बार में आप सॉल्व करोगे। तो ये जो वैल्यू होती है इसको आप क्या कीजिएगा, 0 1 2 3 यानी 4 से कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को आगे लिख सकते थे कि इसको कोई नंबर r लिख के को 4 से कम हो जाए, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैक्सिमम जितनी बार डिवाइड हो सके, यानी क्वेश्चन मैक्सिमम जो हो सके वो कीजिएगा, और उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू देख के लिख लीजिएगा। तो ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा दूसरी बात मैंने ये बोला 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम 0 होता है, तो मैंने यहाँ से आपको बता दिया प्रूविंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी लगे कि मुझे प्रूव करना ही होगा, नहीं प्रूव करना ही चाहिए आपको, तो आप देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लिखा इसमें i की पावर n कॉमन है, जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ पर 1 होगा, प्लस i की पावर n प्लस 1 है। इसका मतलब हुआ देखिए i की पावर n प्लस 1 दैट मीन हुआ i की पावर n इंटू आई की पावर n कॉमन ले लिया तो ये आई हो गया, प्लस दूसरे स्टेप में आई की पावर 2 हो जाएगा, थर्ड में आई की पावर 3 होगा। अब ये कैसे होगा, ये मैंने एक
बता दिया। इसी तरीके से आप देखिए आई की पावर n प्लस 2 होगा तो आप कहोगे आई की पावर n इंटू आई स्क्वायर। तो ऐसे लिखो आप आई एन, ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए -1 मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ये -1 हो गया। और आई क्यूब की वैल्यू ये माइनस आई आपके सामने नोट है, माइनस आई हो गया। अगर इसको देखा जाए तो आई की पावर n कॉमन हो गया, 1 से -1 प्लस आई माइनस आई कैंसिल होकर यहाँ 0 आ गया, तो रिजल्ट तो 0 आ गया। इसका मतलब ये रिजल्ट मेरा ट्रू है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान न होइएगा। ऐसे कोई भी वैल्यू मिले तो उसका रिजल्ट आप सिंपल सा नोट कर सकते हो, कोई भी नंबर हो, कितना भी लार्ज नंबर हो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत लार्ज नंबर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, आई टू द पावर 2222 प्लस आई टू द पावर 2223 प्लस आई टू द पावर 4 आई टू द पावर 2225। इसका अगर मैं आपसे आंसर पूछूं क्या होगा, तो आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही ये नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, इसलिए इसका रिजल्ट 0 लिखो। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो आपके बहुत से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था आई स्क्वायर इक्वल टू -1, याद आया, ये तो मैंने लिखा ही था। तो इसको भी हम एज अ फार्मूला ही रीड करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई 4 इक्वल टू 1, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अच्छा देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखा है -1, तो ये आई स्क्वायर मीन होता है आई इंटू आई इक्वल टू -1, आई इक्वल टू -1 अपॉन आई। और एक 1 अपॉन आई का रिजल्ट आपसे पूछा जाए क्या होगा 1 अपॉन आई, तो आप कहोगे -आई। ये भी आप एक रिजल्ट ले सकते हो कि 1 अपॉन आई की वैल्यू -आई होती है। लेकिन अगर 1 अपॉन आई है और आप यहाँ से ना स्टार्ट करो, इसको ऐसे कहो 1 अपॉन आई माइनस आई कैसे होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन आई को आप आई से मल्टीपल और डिवाइड कर दो, ऐसा लिख लो। तो ये आई हो गया और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तब भी ये माइनस आई आ गई 1 अपॉन आई। तो ऐसे बेटा आप ये रिजल्ट हैं, इन सब रिजल्ट को याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका यूज कैसे, कहाँ हम लोग करेंगे, कितना यूज कर सकते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा यूज भी कर लेते हैं। आप लोगों ने 10th से ही जब आपने वो पढ़ा था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता था। जब हम लोग इसको पढ़ते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो इसके रियल रूट्स होंगे, ठीक। लेकिन यहीं पर पढ़ा था डी लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स, ये तो। और हमारा फार्मूला क्या होता था एक्स निकालने का, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ये फार्मूला होता था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे ये हमें देखना होगा। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2x स्क्वायर -3x माइनस, यहाँ प्लस लिखते हैं और इसको लिख लेते हैं 5 इक्वल टू 0। और इसको हमने कहा कि आप इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही मैंने कहा आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपने देखा क्वेश्चन और फार्मूला लगा दिया x इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, चलो हम 10th की स्टाइल में सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे। तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर -4ac, b क्या होगा
इसको ऐसे इक्वेट करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू आपके पास 3 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई। बी स्क्वायर मीन -3, सॉरी b की वैल्यू -3 होगी बेटा, साइन भी आप इंक्लूड कीजिएगा। बी स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू 5 हो गई। ऐसे तो आप लिखोगे -3 का स्क्वायर 9, -4 2 जा 8 5 जा 40। ये हो गया आपके पास -40 में से 9 निकाल दो -31। तो ये d की वैल्यू हो गई। अगर हम x की वैल्यू देखें तो हमारा फार्मूला होता था -b प्लस माइनस √d/2a। तो x इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू तो यहाँ से देखिए आप, b की वैल्यू क्या आती है, b की वैल्यू -3। तो मैंने लिखा -3 प्लस माइनस √d मीन 31 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2। x इक्वल टू, ये माइनस माइनस दोनों मल्टीपल हो गए, प्लस होंगे तो 3 हो गया, प्लस माइनस √-31। देखिए √-31 तो मैंने आपको ये बताया था अभी कुछ देर पहले, ऐसे मल्टीपल कर लो अपॉन 4 नोट कर लो। 3 प्लस माइनस √-1 नोट करेंगे एंड √31 होल डिवाइड बाई 4। 3 प्लस माइनस √-1 को आप i लिखो, i √31 डिवाइड बाई 4। बस ये आपका आंसर हो गया x इक्वल टू मीन। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आंसर लिखो तो आप x के दो आंसर लिखोगे। एक तो लिखोगे 3 प्लस i √31 डिवाइड बाई 4 और दूसरा आंसर लिखोगे 3 माइनस i √31 डिवाइड बाई 4। तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा का यूज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कर लिया, उसमें उस कंडीशन में किया जहां पर इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद इमेजिनरी रूट्स की हेल्प से हम और क्या लिख सकते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स की हेल्प से और क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग। अब हम लोग वापस आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हम लोग नोट करेंगे, x प्लस आई वाई मीन एक्स एंड वाई ये दोनों आपके रियल नंबर होंगे। दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। लेकिन ये एक्स दिस एक्स आपका रियल है पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट, और दिस को लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। इस तरीके से रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और जेड को क्या बोलेंगे, जेड को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड ही नहीं होता, जेड आर सी, कुछ लोग सी भी लिखते हैं, तो सी अगर लिखते हैं कैपिटल में तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन मैक्सिमम आप जेड ही पाओगे, तो जेड ही यूज करना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या ए प्लस आई बी, ऐसा आप नोट कर सकते हो जेड को। देखिए फिर से आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये मैंने इसको कह दिया रियल पार्ट, इसको कह दिया इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कभी कोई पूछे कि x क्या है तो आप यही तो बोलोगे, x इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो आप कहोगे रियल पार्ट ऑफ z x होगा। ऐसे कोई पूछे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो आप कहोगे वाई हो जाएगा। अच्छा इसके साथ ही आपको एक और स्टेप क्लियर करना होगा
कि जैसे किसी ने पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आप कहोगे रियल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स होंगे। अच्छा, एक्स वाई क्या होता है, जैसे देखिए, सॉरी, एक्स प्लस आई वाई, ये तो आई की वजह से है, एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई ये दोनों बिलोंग टू रियल नंबर से ही होंगे, ठीक है। और अगर किसी ने कहा ये आपका नंबर जो है, ठीक है, प्योरली रियल है, किसी ने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो प्योरली रियल है, अगर ये रियल होगा तो इसका मतलब हुआ इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अगर प्योरली रियल है, जैसे ये हो गया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पर ये नोट है। अब किसी ने कह दिया कि प्योरली रियल है, इसका मतलब ये होगा और ये तो नहीं होगा, और ये नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि वाई जीरो होना चाहिए। तो किसी ने कहा प्योरली रियल है, जेड प्योरली रियल, तो आप ये कहोगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी जीरो, इसका मतलब वाई जीरो होना चाहिए। ऐसे ही जेड, किसी ने कहा जेड इज प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी है मीन ये लास्ट वाला ये होना चाहिए, तो इसका मतलब ये एक्स एब्सेंट होना चाहिए यहाँ पर, तभी प्योरली इमेजिनरी होगा। तो आप क्या बोलोगे, रियल पार्ट ऑफ जेड बी जीरो। तो इस तरीके से आप कुछ स्टेप्स नोट करोगे। अच्छा, यहाँ पर और देखिए, कुछ नोट हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप लोगों को जानना ही चाहिए। तो ये मैं कुछ पॉइंट नोट कर लेता हूँ। आप पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर्स होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप याद रखो। अब जैसे आपने कहा कि क्या टू आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे लिखा है टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू टू, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जेड इक्वल टू टू प्लस जीरो आई आप लिख सकते हो ना, ये जीरो आई, तो टू प्लस जीरो आई लिख सकते हो, और जीरो आई मीन वो इमेजिनरी पार्ट आपका जीरो हो गया, जेड इक्वल टू टू हो गया। तो उसी से लिखा गया एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, सेकंड पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा, जो जीरो होता है, जीरो नंबर, अगर कभी जेड इक्वल टू जीरो आ जाए, जैसे ये जेड इक्वल टू जीरो लिख लें, इसका मतलब हुआ जीरो प्लस जीरो आई, ऐसा लिख सकते हो आप। तो हम ये कहेंगे जीरो इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। जीरो अगर लिखा है तो उसको प्योरली रियल में भी काउंट कर सकते हो, प्योरली इमेजिनरी में भी काउंट कर सकते हो। उसके बाद बेटा देखिए बेटा, अगर एक स्टेप और मैं नोट करता हूँ, एक थर्ड वाला पॉइंट हम ऐसे नोट कर लेते हैं, एक और नंबर कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी, नंबर इज इमेजिनरी, ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर एन इमेजिनरी इज एन इमेजिनरी नंबर if
क्या कंडीशन दी? देखिए इमेजिनरी नंबर होगा, जिसे मैंने लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इमेजिनरी होने के लिए इमेजिनरी पार्ट तो कभी जीरो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर इफ एंड ओनली if and only if its imaginary part is non-zero। मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होगा, तभी आप ये कहोगे कि ये इमेजिनरी नंबर्स होता है। और रियल पार्ट में या मे नॉट बी जीरो, रियल पार्ट में और मे नॉट बी जीरो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि रियल पार्ट आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक और स्टेप्स देखिए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अगर किसी नंबर्स के हैं तो उनका सम जो होता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो उसका सम क्या हो जाएगा? अगर रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है, जैसे रियल पार्ट मैंने कह दिया 2, इमेजिनरी पार्ट 3, इसको जीरो नहीं कहें, इमेजिनरी पार्ट जीरो ना कहें। और इस तरीके से रियल पार्ट आपका हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इनका सम कोई पूछे क्या होगा, तो आप कहोगे 2 प्लस 3i। तो ये कैसे नंबर्स हो गए? इमेजिनरी नंबर्स हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी। तो ये अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होगा और सम ऑफ टू नंबर्स यानी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आप हमेशा कहोगे ये इमेजिनरी नंबर्स होगा, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा। तो ऐसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने ये स्टेप लिखा कि 5 माइनस 3i जेड इक्वल टू, मैंने कहा रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा। देखिए रियल पार्ट इसका मतलब ये हुआ, तो आप क्या लिखोगे 5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट के आई का जो मल्टीपल होता है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। आई का मल्टीपल यहाँ क्या है, 3 नहीं, -3 आप लिखो। तो ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए अगर दो नंबर्स आपके पास गिवन हैं, जैसे सपोज z1 एक नंबर मेरे पास दिया गया है x1 प्लस आई वाई वन, और एक दूसरा नंबर z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, और ये कहा जाए इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो पहले मैं ऐड करता हूँ z1 प्लस z2। अगर ये दोनों नंबर ऐड किया जाएगा तो हमेशा याद रखो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लेना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। x1 प्लस x2 ऐसे आप ऐड कर लेना। उसके बाद प्लस आई कॉमन लो, देखिए आई वाई वन यहाँ पर है और आई वाई टू यहाँ पर है। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें तो अभी तो मैं ऐड कर रहा हूँ, आई कॉमन लिया तो यहाँ पर वाई वन हुआ, यहाँ पर वाई टू हुआ, वाई वन प्लस वाई टू। बस ऐसे आपका सॉल्व हो गया। सपोज इसी पार्ट में कोई ये कहता है कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आप इसको कैसे लिख सकते थे, तो मैं ये कहता कि अगर इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो x1 माइनस x2 लिखते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये आई वाई वन माइनस आई वाई टू होगा, तो आई कॉमन होगा, वाई वन माइनस वाई टू। ये देखिए, तो आप प्लस भी कर सकते थे माइनस भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे z1 की वैल्यू 1 माइनस 3i हो गया और z2 की वैल्यू 3 माइनस आई हो गया। इसको किसी ने कहा कि z1 प्लस z2 फाइंड कर दो, क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, z1 प्लस z2, देखिए रियल पार्ट को रियल के साथ यानी इस 1 को 3 के साथ हम ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 3 4 हो गया,
उसके बाद बाई चांस यहाँ पर दोनों में माइनस साइन है, जब दोनों में माइनस साइन होगा तो हम सिंपल सा ऐड कर लेंगे, माइनस का साइन यूज कर लेंगे, 3 1 4i। ये सॉल्व हो गया आपका। एक और पार्ट ऐसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे क्वेश्चंस मेरे पास z1 इक्वल टू, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, 3 - 4i हो गया, और z2 इक्वल टू 5 + 6i हो गया। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है z1 + z2 निकालो। तो अगर z1 + z2 करना है तो रियल को रियल के साथ, ये 3 को 5 के साथ, 3 5 8 हो गया। उसके बाद इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर जब मैं इमेजिनरी ऐड करने चल रहा हूँ तो एक में प्लस साइन आता है, एक में माइनस साइन आता है। तो ये आपको बेसिक अलजेब्रा में बताया जाता है कि अगर प्लस माइनस दो साइन डिफरेंट टाइप साइन हो तो क्या करोगे, यानी दोनों उसको माइनस कर दोगे और ग्रेटर वाले से स्मॉल वाला माइनस कर दोगे, ग्रेटर का साइन लगा दोगे, तो 6 - 4 2 हो जाएगा। इसको 2i लिखेंगे बट साइन प्लस का लिखेंगे, तो इस तरीके से हो गया। इसी क्वेश्चंस में अगर किसी ने कहा z2 - z1 कर लो। अब बेटा देखो, z2 से z1 आपको माइनस करना है, यानी पहले z2 लिखते हैं, 5 + 6i ऐसा लिख लिया, माइनस साइन लगा दिया, z1 की वैल्यू डाल दिया मैंने, 3 - 4i ऐसे। सॉल्व कर लो, 5 + 6i ये हो गया, -3 हुआ। अच्छा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के साथ माइनस प्लस हो जाएगा, 4i हो गया। 5 - 3 2 हो गया, 6i + 4i 10i हो गया। तो ये z2 - z1 हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लस हो या माइनस हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट इसी के साथ, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास नोट हों, जैसे z1 = x1 + iy1 हो, एंड z2 = x2 + iy2 हो जाए, ऐसे नंबर्स हो जाए, और ये आपसे बोला जाए कि दोनों नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं, मीन z1 = z2। तो हमेशा याद रखना कि अगर दो नंबर इक्वल हो रहे हैं, दो नंबर्स के इक्वल हो रहे हैं, तो इक्वलिटी उसी समय होल्ड करेगी जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ये z1 = z2 इफ एंड ओनली if real part of z1 equal to real part of z2 होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होगा, तभी आप इसको इक्वल कह सकते हो, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। और इसमें अगर कहा जाए कि इनइक्वलिटीज क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करेगी, जैसे z1 < z2, ये z1 < z2, या कोई ऐसे बोल दे z1 < z2 या <= कर दे, ठीक है, या z1 <= z2 ग्रेटर, तो हम ये कहेंगे इनइक्वलिटीज इसमें डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो इनइक्वलिटीज कभी भी होल्ड नहीं करती है, हमेशा याद रखना, इनइक्वलिटीज कभी भी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछ ले, एक नंबर मैं लेता हूँ 4 + 3i, और एक दूसरा नंबर ले लिया -5 + 10i। किसी ने कहा इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, जैसे ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, किसी ने पूछा कि इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, इसका रीजन क्या होगा, इनइक्वलिटीज डज नॉट होल्ड। तो आप ऐसा ही, आप इसमें से कोई नंबर नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटर हो। तो हमेशा ये याद रखना कि इनइक्वलिटीज होल्ड नहीं करती इसमें। ठीक है, तो ये नोट रखना आप कि इनइक्वलिटीज डज नॉट होल्ड। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लिया, देखिए मैंने एक क्वेश्चन किया कि a +
आई बी ग्रेटर देन सी प्लस आई डी, मैंने ये लिख दिया कि ये ग्रेटर है, ठीक है, और दिस इज मीनिंगफुल, लो मैंने लिख दिया दिस इज मीनिंगफुल, यानी एक क्वेश्चन ले लिया। लेकिन यहाँ ऑप्शन आपको दिया ए इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, बी ऑप्शन दे दिया बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, सी ऑप्शन दे दिया ए इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन लिख दिया बी इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 0। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि इनइक्वलिटी, जैसे इसमें ये बता दिया कि ये इनइक्वलिटीज होल्ड कर रही है, ए प्लस आई बी ग्रेटर देन सी प्लस आई डी इज मीनिंगफुल, इन्होंने लिखा नहीं होल्ड कर ही रही है, तो मैं ये कहूंगा कि इनइक्वलिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होल्ड कर दी। अगर होल्ड कर रही है तो ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ये नहीं होने चाहिए, यानी रियल पार्ट में इनइक्वलिटीज होल्ड कर सकती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। मीन बी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 0 होना चाहिए। देखिए कहाँ पर है, ये है आपके पास, तो इसमें डी आपका आंसर होगा। इस तरीके से इनइक्वलिटीज होल्ड कर सकती है, ठीक है। इनइक्वलिटीज होल्ड कब करेगी, रियल नंबर्स की केस में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की केस में नहीं, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुए, इसी के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा और कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे सिर्फ इतना बताऊंगा, अगर आपको इस तरीके से क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9451151234 इस पर व्हाट्सएप करके आप अपना नाम, ठीक है, स्कूल नाम और किस क्लास में हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम, अपना बोर्ड किस बोर्ड से हो, ठीक है, और आपका एम क्या है, किसकी तैयारी करना चाहते हो। यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि 9th-10th क्लास ज्वाइन करते ही आपके अदर इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी हैं वो फ्री ऑफ कास्ट हो जाते हैं, केवल आपको मेरी एक एकेडमिक क्लास ज्वाइन करनी होगी। और 11th-12th के साथ आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT JEE अप टू मेन, नॉट इन एडवांस इन दिस इंक्लूडिंग एकेडमिक सिलेबस, तो इसमें आपको केवल मैं अप टू मेन तक IIT JEE आप जा सकते हो, ये मैं क्लासेज इसके साथ इंक्लूड करूँगा। और आपका NDA या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वो होता है, इधर भी आपको NTSC, ओलंपियाड, KVPY, ये सब जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप बिल्कुल मैथ से जितने भी होते हैं वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। ये सभी इस साइड के सभी केवल आपके एकेडमिक के साथ ही मैं इन्वॉल्व कर लूँगा, यानी आपको एक्स्ट्रा इसके लिए ना पेमेंट लेना है ना एक्स्ट्रा कुछ करना होगा, आपको केवल एकेडमिक क्लास ज्वाइन करना है और उस एकेडमिक में इसी के साथ ही आपकी एकेडमिक क्लास होगी और कॉम्पिटिटिव भी क्लास फिनिश हो जाएगी इसी के साथ। तो आप ऐसी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और बच्चों, जो मेरे रेगुलर क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक होमवर्क भी देना चाहूँगा आज की डेट में, ठीक है। तो वो लोग हमारी तरफ से एक होमवर्क है वो मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप ही करेंगे, 1/i⁴ इसको सॉल्व करेंगे। और सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है Z1 इक्वल टू 3 माइनस 4i, Z2 इक्वल टू -2 प्लस 6i, इसमें Z1 प्लस Z2 सॉल्व करके देना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया आपके पास एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, i⁴ 200 3 प्लस i⁴ 200 4 प्लस i⁴ 200 5 प्लस i⁴ 206, इसकी वैल्यू आपको बताना है, ये क्वेश्चन मार्क पे। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, आप ये सब सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और मैं चेक करूंगा आपका कि क्या आपने इससे सीखा। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप से या मैसेज से आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर सर मुझे प्रॉब्लम हुई, इसको फिर से डिस्कस किया जाए, ठीक है ना।
तो अभी आप इतना कंप्लीट कीजिएगा और इसी के साथ इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।